प्रणाम, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। एपिसोड नंबर 5वां, जिसमें हम समकालिक चुनाव पर विचार गई रिपोर्ट और अध्ययन के बारे में आपका परिचय का दूसरा पार्ट आपसे हम आज बातचीत करेंगे। समकालिक चुनाव पर विचार कई रिपोर्ट और अध्ययन में उठाया गया है और एक साथ चुनाव कराने की पुरानी परिपाटी पर बल दिया गया है। निर्वाचन आयोग ने 1983 की आरंभिक वार्षिक रिपोर्ट में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए समकालिक चुनाव कराने की वकालत की है। यह अनुशंसा निम्नलिखित बाध्यकारी कारणों पर आधारित थी। अलग अलग चुनाव यानी कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं कराने के कारण होने वाले भारी प्रशासनिक और अन्य खर्चों की बचत करना। दूसरा, पूरे देश में दो अलग अलग अभियानों के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए मतदाता सूचियों के 2 बार पुनरीक्षण के बदले सिर्फ एक बार इन सूचियों के पुनरीक्षण से महत्वपूर्ण बचत करना। तीसरा, चुनाव कराने के लिए लगभग 25 लाख कर्मचारियों और अधिकारियों तथा कुछ लाख पुलिस कर्मियों की तैनाती हर बार लगभग 2 से 3 महीनों के लिए की जाती है, जिससे उनकी सामान्य ड्यूटी पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। चौथा, चुनाव के दौरान चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभाओं का, पूरे देश में विकास कार्यों सहित प्रशासनिक व्यवस्था तथा सरकार के अन्य सभी सामान्य कामकाज और गतिविधियां धीमी पड़ जाती हैं और पीछे हो जाती है। इससे आम लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह स्थिति प्रत्येक आम चुनाव, वो चाहे लोकसभा की हो या राज्य विधानसभा की हो, के दौरान लगभग 2 महीने तक बनी रहती है। इसके बाद एक और जहां सामान्य क्रम में तबादले सहित प्रशासनिक बदलाव जरूरी होते हैं, वहीं निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत इनकी अनुमति नहीं होती। आम चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने से पहले बड़े बदलावों के लिए काफ़ी दबाव बना रहता है, विशेषकर जिला स्तर पर। राज्य विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को अलग अलग कराने के कारण चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों पर दोहरा खर्च पड़ता है, जिसका नतीजा होता है कि अतिरिक्त संसाधनों की जरूरत, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति पर असर पड़ता है। इसके अलावा दोनों चुनावों को अलग अलग करने से संसदीय चुनाव के उम्मीदवारों को एक बड़े क्षेत्र में अकेले चुनाव लड़ने के लिए अधिक पैसे और संसाधनों की जरूरत पड़ती है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के साथी उम्मीदवारों का सहयोग और समर्थन भी नहीं मिल पाता। इसे चुनाव खर्च सीमा के भीतर रखने में उम्मीदवारों को कठिनाई भी होती है और एक बड़ी वजह माना जा सकता है। चुनाव के लिए की गई अस्थायी लेकिन जटिल व्यवस्था को जल्द से जल्द सामान्य बनाने के लिए भारी संख्या में कर्मियों को लगाने की जरूरत होती है। इसे देखते हुए समकालिक चुनाव उचित और वांछनीय है। उपर्युक्त बातों पर विचार करते हुए निर्वाचन आयोग का दृढ़ विश्वास है कि यदि इस बारे में कानून लागू करना संभव या व्यवहार न हो, तो पुरानी परंपरा या असहमति से लोकसभा और राज्य विधान सभाओं के लिए समकालिक चुनाव कराने की प्रणाली विकसित करने का समय आ गया। विधि आयोग ने भी चुनाव कराने से संबंधित विभिन्न मुद्दों का अध्ययन किया और 1999, 2015 और 2018 का मसौदा रिपोर्ट में समकालिक चुनाव कराने की व्यवस्था अपनाने की सिफारिश की, ताकि नागरिकों, राजनीतिक दलों और सरकारी प्राधिकरणों को अलग अलग चुनाव के बोझ से बचाया जा सके। विधि आयोग ने 1999 में अपनी 170वीं रिपोर्ट में कहा कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की प्रथा, जो 1967 में पहले मौजूद थी, बाद में विभिन्न कारणों से उसमें बाधा आई। इनमें अन्य कारणों के अलावा संविधान के अनुच्छेद 356 का बार बार उपयोग या दुरुपयोग और मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा राज्य विधानसभाओं को बंद करना भी शामिल था। आयोग ने माना कि जहां यह बात सही है कि अनुच्छेद 356 लागू करने की सभी स्थितियों का पूरी तरह पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता, विशेषकर एस.आर. बोम्मई बनाम भारत सरकार के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद कम हो गई गुंजाइश को देखते हुए, वहां व्यवहारिक उपाय है समकालिक चुनाव। आयोग ने सुझाव दिया कि राज्य विधानसभाओं के लिए अलग चुनाव कराने की व्यवस्था नियम के बदले एक अपवाद होना चाहिए। आयोग के अनुसार सामान्य नियम
होना चाहिए प्रत्येक 5 वर्ष पर लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव कराना। विधि आयोग की रिपोर्ट मसौदा 2018 में समकालिक चुनाव के महत्व और लाभों को फिर रेखांकित किया गया है। यह पाया गया कि समकालिक चुनाव कराने का किसी भी तरह से संविधान की मूल संरचना पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। 2002 में राष्ट्रीय संविधान कार्यप्रणाली समीक्षा आयोग ने अलग अलग चुनावों की त्रुटियों को समझा और समकालिक चुनाव की प्रथा बहाल करने का आग्रह किया। कार्मिक लोक शिकायत विधि और न्याय विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने 2015 में चुनाव से संबंधित मुद्दों का व्यापक अध्ययन किया और अनुशंसा की कि समकालिक चुनाव कराने से देश तेजी से आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर होगा। समिति ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की व्यवहार्यता पर अपनी रिपोर्ट में समकालिक चुनाव कराने के विचार में समर्थन में अनेक कारणों का हवाला दिया। कुछ कारण निम्नलिखित है। पहला, अलग अलग चुनाव कराने में मौजूदा समय में भारी खर्च होता है। समकालिक चुनाव से प्रत्येक वर्ष अलग अलग चुनाव कराने में होने वाला खर्च कम किया जा सकेगा। वर्तमान में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए चुनाव कराने में 4,500 करोड़ रुपया खर्च होने का निर्वाचन आयोग का आकलन है। दूसरा, चुनाव समय के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू होने से नीतिगत निर्णय नहीं लिए जा सकते। आदर्श आचार संहिता लागू होने से चुनाव वाले राज्यों में केंद्र और राज्य सरकारों के सभी विकास कार्यों और गतिविधियों पर रोक लग जाती है। इससे सामान्य प्रशासन पर भी असर पड़ता है। बार बार चुनाव होने से लंबे समय तक आदर्श आचार संहिता लागू रहती है। इससे अक्सर नीतिगत फैसले रुक जाते हैं और प्रशासन पर भी असर पड़ता है। आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता पर असर। चुनाव के दौरान राजनीतिक रैलियां के कारण सड़कों पर यातायात बाधित होती है और ध्वनि प्रदूषण भी होता है। यदि समकालिक चुनाव कराए जाए तो व्यवधान की यह अवधि एक निश्चित पूर्व निर्धारित समय तक सीमित हो जाएगी। चुनाव के दौरान तैनात की जाने वाली मानव शक्ति पर भारी बोझ। इस संदर्भ में 14वीं लोकसभा चुनाव का उदाहरण दिया जा सकता है। यह चुनाव ओडिशा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और 27 अरुणाचल प्रदेश की राज्य विधानसभा चुनावों के साथ कराया गया था। चुनाव 9 चरणों में हुए थे और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी CAPF की 1077 यथा स्थानीय कंपनियां और 1349 मोबाइल कंपनियों की तैनाती की गई थी। जनवरी 2017 में नीति आयोग ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक साथ चुनाव कराने की संभावनाओं को तलाश करते हुए समकालिक चुनाव का विश्लेषण किया। क्या, क्यों और कैसे, इस शीर्षक से एक कार्यपत्र तैयार किया। इस दस्तावेज में वर्तमान संवैधानिक प्रावधानों तथा समकालिक चुनाव से जुड़े वित्तीय और सामग्रीगत पक्षों पर विचार किया गया और इस प्रकार की समकालिक चुनाव प्रक्रिया लागू करने रूपरेखा तय की गई। जैसा कि इन रिपोर्ट से स्पष्ट है, एक साथ चुनाव कराने की आवश्यकता विभिन्न कारणों से रेखांकित की गई है। यह भी उल्लेख किया गया है कि इस प्रकार के प्रयास में विभिन्न मुद्दे सामने आएंगे जिनका समाधान करना होगा। पहली बात यह नोट की गई कि समकालिक चुनाव से यह सुनिश्चित होगा कि राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय मुद्दों पर भी ध्यान दें और क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करें। इस प्रकार की व्यवस्था क्षेत्रीय दलों को मुख्य धारा की राजनीति से जोड़ने का माध्यम बनेगी, उनका विकास सुनिश्चित होगा और राष्ट्र की विभिन्न जरूरतों के प्रति वे अधिक समावेशी होकर योगदान कर सकेंगे। रिपोर्ट में व्यापक विश्लेषण किया गया और आरंभिक दशकों की तरह समकालिक चुनाव अपनाने का सुझाव दिया गया। 2019 में दिल्ली में एक सर्वदलीय बैठक हुई जिसमें 19 राजनीतिक दलों ने भाग लिया और शासन में महत्वपूर्ण सुधारों पर विचार विमर्श किया। विचार विमर्श के विषयों में समकालिक चुनाव भी शामिल थे। बैठक में शामिल 16 राजनीतिक दल एक साथ चुनाव कराने के पक्ष में थे। केवल 3 दलों ने इसका विरोध किया। निम्नलिखित 2 तालिकाओं में इसका ब्यौरा दिया गया है। तालिका यानी टेबल 1, जिसमें राजनीतिक दल जो पक्ष में है,
राजनाथ सिंह जी, जेपी नड्डा, सुधाकर रेड्डी भारतीय जनता पार्टी, शरद पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड और कई नेता हैं। इनके मैं फोटो आपके स्क्रीन पर शेयर करूंगा। और ये 3 नेता जो है जो इसके विरोध में थे। आपके स्क्रीन पे अभी जो नेता इसके पक्ष में थे उनके जस्ट फोटो दे रहा हूँ। तो अगर कहीं आप सोशल मीडिया पे या न्यूज़ चैनल पे देख रहे हो कि जो नेता इसके पक्ष में थे वो आज सडनली विरोध कर रहे हैं, तो आश्चर्यचकित मत होइए। समय समय पर इन सब के राय बदलते रहते, लेकिन ये सारे नेता थे जिन्होंने समकालिक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन के फेवर में सर्वदलीय बैठक में भाग लिया था। और अभी थोड़ी देर में केवल 3 नेता जो इनके फेवर में नहीं थे उनके भी मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ। आगे बढ़ते हैं। भारत में चुनाव विधान विधि शास्त्र का शास्त्रीय रूप स्पष्ट करते हैं कि कानून को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक बदलाव के साथ चलना होगा तथा समुदाय की उभरती आवश्यकताओं और नई आकांक्षाओं के प्रति उत्तरदायी होना होगा। चुनाव से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों की आरंभिक रूपरेखा तब तक उचित थी जब तक सभी निर्वाचित निकाय यानी कि लोकसभा और राज्य विधानसभाएं अपना कार्यकाल साथ साथ समाप्त करती थी और एक साथ उनका पुनर्गठन की जरूरत होती थी। लेकिन यह रूपरेखा समय समय पर विभिन्न निर्वाचित निकायों के पहले भंग हो जाने के कारण अपना मूल समकालिक स्वरूप बनाए रखने में समर्थ नहीं हो सकी। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत में चुनावी व्यवस्था 10 वर्ष में 2 चुनाव से बदलकर प्रति वर्ष अनेक चुनाव की हो गई, जिसके कारण मतदाताओं, सरकार, चुनाव प्राधिकरणों, राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों, कार्यकर्ताओं और व्यापारियों पर भारी सामाजिक आर्थिक बोझ पड़ा। जो चुनाव विधान भारतीय लोकतंत्र के आरंभिक चरण में उत्तम थे, उनका अब प्रतिकूल असर पड़ा और इस ओर कानून निर्माताओं का ध्यान अपेक्षित है। इस संदर्भ में तमिलनाडु शिक्षा विभाग मंत्री स्तरीय और सामान्य अधीनस्थ सेवा संघ और अन्य बनाम तमिलनाडु और अन्य के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था उल्लेखनीय है।
न्यायालयों ने शिक्षकों की वरिष्ठता के मुद्दे पर कहा है तो केवल यह तथ्य कि कुछ कठिनाइयां उभर सकती हैं किसी भी आदेश या नीति को अमान्य करने का आधार नहीं बन सकता। अलग अलग चुनाव से एक साथ चुनाव में बदलाव एक महत्वपूर्ण व्यापक परिवर्तन है। हालांकि यह एक गहरी वास्तविकता दर्शाता है कि परिवर्तन ही एकमात्र नियत है। भगवान बुद्ध और यूनानी दार्शनिक हेराक्लिटस ने से संबंधित यह शाश्वत दार्शनिक विचार लोकतांत्रिक प्रणालियों के दायरे में भी परिवर्तन की अनिवार्यता पर लागू होता है। कानून का काम है मनुष्यों को सही दिशा की ओर प्रेरित करना तथा समाज की बेहतरी के लिए उनके कार्यों को निर्देशित करना। इस आधार पर कानून संस्थाओं की रूपरेखा निर्धारित करता है, व्यक्तियों और समूहों को सशक्त बनाता है तथा दायित्वों और कर्तव्यों की रूपरेखा सृजित करता है जो व्यवस्थित सामाजिक संबंधों का आधार बनते हैं। कानून अधिकारों और स्वतंत्रता की गारंटी देता है ताकि व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता प्राप्त कर सके। यह कर्तव्यों को भी लागू करता है जिससे मानवीय संबंधों में न्याय और निष्पक्षता बनी रहती है। साथ ही कर्तव्यों का निर्वहन नहीं होने पर प्रतिबंधों का तंत्र भी सृजित करता है। यह व्यक्ति और समूहों के बीच संबंधों में निश्चितता और अनुमेयता लाता है और समाज की रूपरेखा तय करते हुए इसकी संस्कृति को आकार देता है। जब हम चुनाव विधानों में सुधार की आवश्यकता की समीक्षा करते हैं तो अनेक प्रश्न और मुद्दे सामने आते हैं। स्वाभाविक रूप से एक मुख्य चिंता उभरती है कि क्या नागरिकों को बार बार चुनाव का बोझ उठाते रहना चाहिए या चुनाव विधानों को नई परिस्थितियों के अनुरूप अपनाया जाना चाहिए और नागरिकों को भारी बोझ से मुक्ति देनी चाहिए। यह विषय कार्यसूची में प्रमुख है जिनका समाधान मौजूदा रिपोर्ट के माध्यम से किया जाना है। रिपोर्ट में मुख्य रिपोर्ट और 21 खंडों में अनुलंघिक शामिल है यानी कि एनेक्शर्स 21 एनेक्शर्स या वॉल्यूम। मुख्य रिपोर्ट लोकसभा, राज्य विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराए जाने के मुद्दे का परीक्षण करता है और इसमें 11 अध्याय है। पहला अध्याय कार्य प्रक्रियाओं और समिति की कार्यप्रणाली, इसकी सिफारिशें और निष्कर्षों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। दूसरा अध्याय उच्च स्तरीय समिति की रूपरेखा, इसके आरंभ, इसका संदर्भ कार्यकाल और समिति द्वारा बुलाई गई बैठकों के बारे में है। अध्याय तीसरा परामर्श प्रक्रियाओं की रूपरेखा प्रस्तुत करता है जो विभिन्न हितधारकों को और इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के विचारों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करती है। इनमें भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, पूर्व मुख्य निर्वाचन आयोग, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, राजनीतिक दल, व्यापार और उद्योग जगत के प्रतिनिधि सहित अन्य प्रमुख हितधारक शामिल है। अध्याय चौथा सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रचलनों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। अध्याय पांचवा में विशेष रूप से स्थानीय निकायों के चुनाव से संबंधित मुद्दों और जटिलताओं का उल्लेख किया गया है। अध्याय छठा और सातवां इस रिपोर्ट के मूल भाग है जो समकालिक चुनाव की चुनौतियां, मुद्दों और जटिलताओं तथा तर्कसंगतता का उल्लेख करते हैं। साथ ही विभिन्न हितधारकों द्वारा उठाए गए मुद्दे और सुझावों को प्रस्तुत करते हैं। अध्याय आठवां समकालिक चुनाव के वित्तीय और सामाजिक प्रभाव के बारे में है। अध्याय नौवां में समकालिक चुनाव लागू करने की योजनाओं की रूपरेखा है, जबकि अध्याय 10वें में इसके संवैधानिक और कानूनी रूपरेखा का उल्लेख है। अध्याय 6 से लेकर 10 तक की एकीकृत हिस्से में पढ़ा जाना चाहिए क्योंकि वे समकालिक चुनाव कराने की व्यापक रूपरेखा है, जटिलताओं और वैकल्पिक ढांचे को समझने के लिए क्रमबद्ध किए गए हैं। अध्याय 11 संदर्भ शर्तों पर समिति की सिफारिशों का सारांश प्रस्तुत करता है और प्रस्तावित कार्य योजना की रूपरेखा देता है। इस रिपोर्ट के अध्याय में व्यापक परामर्श प्रक्रिया से प्राप्त सुझाव और विशेष जानकारी शामिल है। यह रिपोर्ट केवल समकालिक चुनाव से जुड़ी जटिलताओं और चुनौतियों की ही पहचान नहीं करती बल्कि यह उनके समाधान की कार्य योजना भी प्रस्तुत करती है और समन्वित प्रयासों पर बल देती है। चुनाव सुधारों की ओर भारत की जारी यात्रा में यह रिपोर्ट एक आधारभूत दस्तावेज साबित होगी जो भारत की चुनावी प्रक्रियाओं का भविष्य तय करने में नीति निर्माताओं और हितधारकों का मार्गदर्शन करने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी और सुझाव उपलब्ध कराएगी।
आज का एपिसोड यहाँ ही रोकते हैं। आगे के सारे एपिसोड काफ़ी व्यापक, जटिल और कई चुनौतियाँ वाले होंगे, इसलिए वीडियो की अवधि भी जो औसतन 10 से 12 मिनट या 15 मिनट की होती है, शायद बढ़ के 20 मिनट हो जाए, 20 से 25 मिनट हो जाए। जो लोग इसे फास्ट देखना चाहे उनको मेरी सुझाव है कि 1.5x स्पीड पे वीडियो को देख सके, और जो इसे समझना चाहे और इसके डिटेल में जाना चाहे वो नॉर्मल स्पीड में भी देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक बटन दबाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर भी ज़रूर कीजिए। बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाइए ताकि आगे के वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहे। तब तक के लिए आप सबसे अनुमति चाहता हूँ। प्रणाम। जय श्री राम।